आज हम लोग सेशन लेके आए हैं, उसमें है आपका पीवाईक्यू जेई मेंस का। तो नीट वाला पीवाईक्यू ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स में कर चुके हैं और अब हम लोग स्टार्ट किए हैं जेई मेंस का कि मेंस का अगर एग्जाम होगा तो उसमें आपका क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यू में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां से अभी तक किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 2-3 साल में। ठीक है, ज़्यादा पीछे का नहीं जाएंगे, ज़्यादा पीछे में आपको बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं। इधर 3-4 साल का अगर बात करें तो कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है, क्वेश्चंस के पैटर्न भी चेंज हुए हैं, तो उसी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिख रहा है कि इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है और यहाँ पे सी लिखा हुआ है और बोल रहा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ए बी सी रिस्पेक्टिवली। मतलब ए के पास जो कार्बन है उसका बी पे जो कार्बन है वो और सी के पास जो कार्बन है वहां पे इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कार्बन प्राइमरी कार्बन और ये कितने एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो इसको इस तरह से अगर हम लोग बना लें, ऐसे कर लें, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको ऑलरेडी हम बतलाए थे कि किसी भी चीज़ का निकालना हो या कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकालना हो तो कार्बन कितने एलिमेंट से घिरा हुआ है उसको काउंट कर लें। क्या कर लें? काउंट कर लें। और आप एक जगह कहीं लिख दीजिए SP और D। आपका S में 1 ऑर्बिटल, P का 3 ऑर्बिटल और D का 5 ऑर्बिटल, इसीलिए हम लोग 1, 3 और 5 करके लिखे हैं। ये मत बोलिएगा कि सर S 1 बार क्यों लिखे, P 3 बार क्यों लिखे और D 5 बार क्यों लिखे। समझ में आ रहा है? तब है कि यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, तो काउंट करते थे ये कार्बन कितने एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3 और 1, 4 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ तक जितने हैं सबको काउंट कर लीजिए। मतलब S और 3 गो P, तो 3 P है मतलब sp3। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा A का, उसका क्या हो जाएगा sp3। अब अगर पहला sp3 हो गया तो sp3 यहाँ है, sp3 यहाँ है, sp3 यहाँ है, sp3 है। चलिए चारों में sp3 है तो अभी तक तो हम किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन को। ठीक है, तब आ जाइए बी में। बी में जो पोजीशन है वो ये कार्बन कितने एलिमेंट से जुड़ा हो, कितना बॉन्ड बना रहा है ये नहीं, कितने एलिमेंट से जुड़ा है आप ये समझिए। 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट और ये 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो 1, 2, 3 यहाँ तक सारा मतलब sp2। तो अगर इसकी बात करें तो ये कार्बन जो है, ये बी पोजीशन पे जो कार्बन है उसका कितना, सॉरी sp2 हो गया। अब देखिए sp2 यहाँ भी है, यहाँ sp है, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। sp यहाँ है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन खत्म हो गया और ये आपका बचा हुआ है। तब हम लोग बेंजीन के अंदर जितने भी कार्बन है उनका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है ये कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो 1, 2, 3, तो sp2। यहाँ पे भी जो कार्बन है वो 1, 2 और सॉरी एक और कहाँ गया, तो एक इधर हाइड्रोजन लगा रहता है जिसको कि हम लोग लिखते नहीं है। तो जितने भी बेंजीन रिंग में कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, एक ऐसा भी क्वेश्चन है कि आपका ये कंपाउंड दिया हुआ है और नंबरिंग कर दिया गया है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, और बोल रहा है कि जितने भी 1, 2, 3, 4 कार्बन है इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हमारा ये प्राइमरी कार्बन है, तो इसका अगर प्राइमरी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो कितना होगा, आपका sp3 होगा। तो sp3 हम लास्ट से देख रहे हैं क्योंकि ये 4 नंबर पे है, तो 4 नंबर का sp3 चारों सही है। चलिए तब आ जाइए पहले नंबर पे। पहले नंबर का कार्बन जो है इस कितने एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर। इसको अगर लॉन्ग फॉर्म में कर दें तो कुछ इस तरह से आप बना लीजिए। ऐसे ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 3 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट। तो कितना हो गया, sp2 हो गया। तो sp2 पहला का sp2। तो ये तो आपका ऑप्शन खत्म हो गया और आपका ऑप्शन sp2 सब में है। तो हम स्टार्टिंग का पहला वाला का मैच कर लिए और आपका दूसरे वाले का भी, ये चौथे नंबर का भी हम लोग मैच कर लिए। ठीक है, चलिए इसका sp2 सबका sp3। ठीक है, तब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे देखेंगे तो ये कार्बन कितने एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, 2 ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp। तो इसका जब हो गया sp मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp। अब sp के लिए आपका एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे बस इसी को टिक लगा देना है, बाकी इसको देखने का जरूरत ही नहीं क्योंकि ये sp2 ऑलरेडी सब में क्या है आपका सेम है। तो इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए जाएंगे तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, इसी टॉपिक में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एक अच्छा आपका एक टॉपिक था आइसोमेरिज्म।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है द आइसोमेरिक ड्यूटेरेटेड ब्रोमाइड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8D एंड Br हैविंग 2 कायरल कार्बन एटम। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा आपका ये अरेंजमेंट है या इसका इस कंपाउंड का आइसोमर्स होगा जिसके पास 2 कायरल कार्बन होंगे। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन क्या है? तो कायरल कार्बन मतलब एक ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग एलिमेंट से जुड़ा हुआ है या ग्रुप से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? मतलब एक कार्बन है, ये अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दे, यहाँ पे R1 कह दे, यहाँ पे R2 कह दे, यहाँ पे R3 कह दे, और ये सब आपस में क्या है? डिफरेंट है। तो इस कार्बन को हम लोग कहते हैं कायरल कार्बन। क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। समझ में आया? ठीक है। तभी क्या है कि ऐसा कार्बन जिसमें चारों आपका अलग अलग है। चलिए, अब है कि यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। इन ऑप्शंस को तो सबसे पहले ये वर्ड दिया हुआ है, इसके स्केलेटन मतलब इसके फॉर्मूला को समझेंगे, लिखेंगे और तब देखेंगे कि क्या इसमें 2 कायरल, बोल रहा है 2 कायरल कार्बन, मतलब 2 कार्बन ऐसा होगा इसमें चारों बॉन्ड क्या होंगे? अलग अलग होंगे। मतलब 4 एलिमेंट्स या 4 ग्रुप जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो अगर हम लोग इसका नाम देखें तो ब्यूटेन है, तो 4 कार्बन आप लगा दीजिए। सबसे पहले 4 कार्बन लगा दीजिए। 2 ब्रोमो बोल रहा है, 2 पे ब्रोमो है तो यहाँ पे Br लगा दीजिए। और 1 पे ड्यूटेरियम है, 1 पे आपका अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 पे D लगा हुआ है। ठीक है। बाकी जो बल्कि बच गया वो क्या है? H है। अब देखिए बाकी जो बच गया वो H है, मतलब यहाँ पे आपका सिमिलर, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे। अगर इस कार्बन की बात करें, अगर इस कार्बन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ये 2 ग्रुप जो है ना सिमिलर हो गया, तो ये तो कायरल कार्बन नहीं होगा। अगर इस कार्बन की बात करें तो ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये कायरल कार्बन है। इसकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तब। ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो फिर से 2 सेम हो जाएगा, इसकी बात करें तो फिर से यहाँ पे 3 सेम हो जाएगा। तो मतलब ये कंपाउंड है, अगर ये कंपाउंड हो तो इसमें एक ही कायरल सेंटर है, लेकिन हमको बोला कितना है? 2 के लिए बोला है। ठीक है। तब अगर इसकी बात करें तो यहाँ से फिर से ब्यूटेन, तो 1 2 3 और 4 लगा दीजिए। बोल रहा है 2 ब्रोमो और 2 ड्यूटेरो, तो यहाँ पे दूसरे पे ब्रोमीन लगा दीजिए और दूसरे पे ही ड्यूटेरियम भी लगा दीजिए। तब आपका जो बच गया ये आपका इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। और ये स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो अगर इस कार्बन की बात करें तो 3 सिमिलर ग्रुप है, यहाँ तो एक भी सिमिलर ग्रुप नहीं होना चाहिए। इस कार्बन की बात करें तो ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, तो ये कायरल कार्बन है। एक सेंटर तो मिल गया। अगर यहाँ पे बात करें तो 2 सिमिलर, यहाँ पे बात करें 3 सिमिलर, इसमें भी नहीं है। मतलब इन दोनों में कायरल कार्बन तो है लेकिन एक ही कायरल कार्बन है। लेकिन हमारा जो बात कर रहा है वो कितना कर रहा है? 2 कार्बन की बात कर रहा है, 2 कायरल सेंटर की बात कर रहा है। अब हम लोग थर्ड ऑप्शन को बनाएंगे। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो 1 2 3 4 हो गया। 2 ब्रोमो ब्रोमीन और 3 ड्यूटेरो, मतलब 3 पे क्या है आपका? D। ठीक है। और बाकी जो बच गया वो क्या है? हाइड्रोजन 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 और आपका हाइड्रोजन। चलिए, तब है कि ये कार्बन तो नहीं होगा कायरल। क्यों? क्योंकि इस पे तो 3 सिमिलर ग्रुप हैं, इस पे एक अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, एक सेंटर मिल गया कायरल कार्बन का। दूसरा जाइए, इस पे ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप और ये अलग ग्रुप। आप कहेंगे सर कैसे अलग ग्रुप? ये 1 कार्बन का है और यहाँ पे 2 कार्बन का है। समझ में आ रहा है? तो ये भी अलग ग्रुप है, तो मतलब ये भी सेंटर आपको मिल गया। फिर ये नहीं होगा, मतलब ऑलरेडी आपका आंसर यहाँ पे हो चुका है। लेकिन हम लोग थर्ड ऑप्शन पे भी जाएंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पे वो 2 कायरल सेंटर हो सकता है कि नहीं। तब है यहाँ पे प्रोपेन लिखा है तो 1 2 और 3। 2 मिथाइल बोला है तो 2 पे आप लगा दीजिए C, 2 मिथाइल। और 1 क्या बोला है आपका? ड्यूटेरो, 1 पे आपका D लगा दीजिए। और 2 ब्रोमो बोला है और 2 पे यहाँ पे आपका ब्रोमीन बोला है। कम से कम हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना भी तो आ जाना चाहिए कि किस तरह से हो रहा है। अब देखिए, इस कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 सिमिलर हो गया, तो ये नहीं सेंटर होगा। इसकी बात करें तो यहाँ पे 3 सिमिलर हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ भी 3 सिमिलर हो गया, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे तो ये अलग, लेकिन ये और ये देखिए इस कार्बन पे ये और ये दोनों सिमिलर हो गया। ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। मतलब ये ऐसा ग्रुप है जिसमें एक भी कायरल सेंटर नहीं है। इसमें 1 कायरल सेंटर, इसमें भी 1 कायरल सेंटर, इसमें 2 कायरल सेंटर। तो इससे इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाएंगे ना तो
तो आपको क्या है ना कि ये 4 ऑप्शन नहीं है, ये 4 अलग अलग क्वेश्चन होंगे और आपका कंसेप्ट जो आप पढ़े हैं ना वो याद भी हो जाएगा। सारे बच्चों लोग का ये है ना डाउट रहता है कि हम पढ़ते हैं भुला जाए, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें। भाई आप जब तक एक ऑप्शन को देखेंगे ना तब तक आप क्वेश्चन पे आप मैकेनिज्म या आप थ्योरी नहीं समझ सकते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ें, अपना मैकेनिज्म पढ़ें, क्वेश्चन जब बनाने लगे तो चारों ऑप्शंस पे ध्यान दें, और चारों ऑप्शन पे जब ध्यान देंगे तो आपका आंसर तो यहाँ एक ही होगा, लेकिन बाकी 4 ऑप्शन आपको ये बताएगा कि आपके मैकेनिज्म को किस तरह से हमको यूज किया जाता है, थ्योरी को किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एज पर IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज। मतलब आप फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी किस तरह से देते हैं, ये सिंपली ये आप अगर याद है तब आसानी से 2 सेकंड भी नहीं लगेगा इसका आंसर करने का, नहीं अगर याद है तो फिर इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तब है कि प्रायोरिटी लेवल क्या होता है, तो एक बार जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, आप सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला वीडियो जाके देखेंगे तो वहाँ भी आपको बताया हुआ है डिटेल में, और अगर वहाँ नहीं देखें तो यहाँ भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अगर प्रायोरिटी देखें ओवरऑल ग्रुप का तो क्या क्या है। तो सबसे ज़्यादा आपका ओइक एसिड का, उसके बाद जो आता है आपका सल्फ्यूरस एसिड का, ठीक है, उसके बाद जो आपका आता है आप कह सकते हैं COOR, मतलब R क्या है आपका अल्काइल ग्रुप है, और उसके बाद जो है आपका एसिड क्लोराइड COCl, उसके बाद जो आता है ये अमाइड का कह सकते हैं आपका, उसके बाद जो आता है साइनाइड आपका, तब है आपका यहाँ पे इस तरह से कर दीजिए, दिखाई दे रहा है, ठीक है, तब है साइनाइड, वहाँ पे साइनाइड लिखे हैं, ठीक है। साइनाइड के बाद आपका अल्डिहाइड का, और अल्डिहाइड के बाद फिर किसका कीटोन का, कीटोन के बाद फिर किसका अल्कोहल का, अल्कोहल के बाद फिर किसका अमाइन का, अमाइन के बाद फिर किसका ये डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन का, और इसके बाद फिर किसका अल्काइन का, ठीक है, ये कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप है, नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ा सा कैमरा को, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपका अरेंजमेंट है फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी के लेवल पे। अल्काइन का सबसे कम हो गया और आपका ओइक एसिड का सबसे ज़्यादा हो गया। तो इसमें ओइक एसिड तो है सबसे ज़्यादा, लेकिन ओइक एसिड है तो सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपका क्या आना चाहिए था, उसके बाद COCl आना चाहिए था, जो कि ये बाद में दिया हुआ है और ये वाला पहले दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। चलिए, तो ये गलत हो गया। तो अभी क्या है, इसके बाद अगर यहाँ देखें तो सबसे अगर ये COOH नहीं है, ओइक एसिड नहीं है, तो फिर इसका ठीक है, फिर इसका ठीक है, फिर इसका ठीक है, फिर इसका ठीक है। आंसर तो आपका यही हो गया। अगर आ रहा है तो आप इसको बना सकते हैं, नहीं आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो आप चेक कर लीजिए, COOR, उसके बाद ये, उसके बाद सीधा कहाँ पहुँच गए हम लोग, यहाँ पहुँच गए, और उसके बाद CO। अब CO मतलब क्या, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपका, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है CO। तो CO मतलब क्या कहेंगे, बोलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड कह रहा है या एल्डिहाइड कह रहा है, ये क्लियर नहीं है, गलत है। वैसे भी आंसर हमारा ये है। तब आ जाइए इसमें, यहाँ पे ये है, उसके बाद आपका ठीक है, फिर आपका एमाइड यहाँ पे ठीक है, लेकिन ये लास्ट में, ये पहले होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था, तब ये सही होता। मतलब आंसर आपका, मतलब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं ऑर्गेनिक में, कुछ क्या ऑलमोस्ट लगभग ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आ रहा है तो आसानी से बन जाएगा और तुरंत बन जाएगा। उसी में से एक ये भी है, ठीक है। एक कंपाउंड है और इसमें आपको नोमेनक्लेचर पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम हम लोग फाइंड करेंगे, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं। तो जहाँ जहाँ टर्मिनल पॉइंट्स है वहाँ वहाँ आपका कार्बन एटम होता है। तो एक कार्बन आपका यहाँ पे है, तो एक कार्बन, अब यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन लगा दिया है तो यहाँ पे अब ये कार्बन नहीं है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहाँ पे 2 कार्बन, फिर यहाँ पे ये 3 कार्बन, फिर यहाँ पे ये 4 कार्बन, फिर यहाँ पे ये 5 कार्बन, फिर यहाँ पे ये 6 कार्बन, और इधर अब यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब ये 7वां कार्बन है। समझ में आ रहा है। तो 7 कार्बन है आपके पास। तो 7 कार्बन है तो मतलब हेप्टेन होना चाहिए। हेप्टेन, तो हेप्टेन कहाँ है, यहाँ भी हेप्टेन है, हेप्टेन है, हेप्टेन है, यहाँ पे हेक्स है। तो ये तो ऑप्शन काट दीजिए। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचा, ठीक है। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचा। चलिए, अब जब 3 ऑप्शन बचा तब क्या है, अब देखिए 3 ऑप्शन इसलिए फायदा होगा
कि यहाँ पे क्या है ना 6 फॉर्माइल। अब इस चीज़ पे आप कंफ्यूजन करेंगे, अब कंफ्यूज इस पे आप सोचेंगे, बेकार सोचेंगे। क्यों सोचें हम लोग जब ये ऑप्शन ही गलत है? जब ये ऑप्शन यहाँ हेप्ट होता तब ना हम इस पे सोचते कि हाँ ये सही हो भी सकता है कि नहीं। लेकिन जब यहाँ ऑलरेडी हमारा 7 कार्बन आ रहा है तो यहाँ पे आपका क्या है 6 ही कार्बन है, तो ये तो गलत हो गया। चलिए अब क्या है कि ये नंबरिंग इधर से भी हो सकता है, ये नंबरिंग इधर से भी हो सकता है। तो इधर से क्यों स्टार्ट किए? इसलिए स्टार्ट किए कि ये जो ग्रुप है आपका, ये जो ग्रुप है यहाँ पे कार्बन है और H है और डबल बॉन्ड O है, मतलब ये क्या है आपका कुछ इस तरह से है। तो ये क्या है अल्डिहाइड ग्रुप है। और कार्बोनिल कंपाउंड जितने भी कार्बोनिल कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और कितना हो गए 7। अब है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। तो यहाँ पे अल्डिहाइड है, यहाँ पे क्या है आपका अल्डिहाइड है। अब ये कैसा बॉन्ड है? तो ये इस तरह का बॉन्ड आपका बनाया हुआ है। तो ये जो है आपका क्या है कीटोन है, क्या है आपका कीटोन है। और ये तो नाइट्रो ग्रुप तो नजर आ ही रहा है। चलिए तो हम नंबरिंग इधर से कर दिए। और जब नंबरिंग इधर से कर दिए, अब देख लीजिए कि ये जो मिथाइल है वो कितने पोजीशन पे है? 4 पोजीशन पे। तो 4 मिथाइल 4 मिथाइल 4 मिथाइल, सब पे मिथाइल है। ठीक है, ये नाइट्रो ग्रुप जो है कितने पोजीशन पे? 6 पोजीशन पे है। तो यहाँ पे 6 पे नाइट्रो यही दिया हुआ है। तो ऑप्शन तो आपका ये हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 ऑक्सो, कीटोन के लिए हम लोग ऑक्सो भी यूज कर सकते हैं, कीटो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऑक्सो यूज किया है। ठीक है, हेप्ट 4 इनल, 4 पे 4 इनल मतलब 4 पे इन है और ये अल्डिहाइड है। 1 अल्डिहाइड इसको नहीं लिख सकते, इसको इस तरह से भी लिख सकते थे 4 इन 1 अल, 1 अल, मतलब इसके जगह पे इस तरह से भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ रहेगा। तो 4 इन 1 अल, तो 1 पे है अल्डिहाइड तो इसको 1 नल लिख के सीधा क्या लिखा है 4 इनल, मतलब ये अल्कीन के लिए हो गया, ये अल्डिहाइड के लिए हो गया। तो ऑप्शन आपका सी। देखिए इसको आप पहले छाट दिए और अपने आप नंबरिंग अगर आप समझ गए हैं तो आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर आपको जेईई मेंस में पूछा जाता है। अब जेईई मेंस का जो नोमेनक्लेचर पूछने का ट्रेंड है और नीट का जो ट्रेंड है, हम ये कहेंगे सारे बच्चे को जो जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं कि एटलीस्ट कम से कम जब आप शुरुआत करें तो नीट में जो पूछा गया है नोमेनक्लेचर उससे स्टार्ट करें, आपको अच्छा लगेगा। एकाएक अगर आप जेईई मेंस पे आएंगे तो थोड़ा सा कहना कन्फ्यूजन होगा, माथा दर्द ज़्यादा करने लगेगा, कम क्वेश्चन बनाएंगे और आप थक जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कुछ बेसिक्स क्वेश्चन कर लेने का, उसके बाद फिर आप जेईई मेंस पे आइए। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है और इसमें आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमर्स, डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमर्स। इसमें स्टीरियो आइसोमर्स कौन शो नहीं करेगा? स्टीरियो आइसोमर्स तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो चूंकि इन है सब में तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब तक स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे हम नहीं समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है। चलिए तब क्या है स्टीरियो आइसोमर्स मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का भी वीडियो हम लोग बना चुके हैं, वहाँ भी आप जाके थ्योरी देख सकते हैं कि आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है ना उसमें से क्या पढ़ना है, और आपका स्टीरियो आइसोमर्स का भी जो है ना ऑप्टिकल एक्टिव वाला आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तब है कि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लिखा है हेक्स, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन 3 इन, तो 3 पे जो है ना इन है, 1 2 3 पे इन हो गया, और 3 इथाइल और इसी पे इथाइल भी है, तो आपका सी और सी हो गया। अब देखिए अब डबल बॉन्ड के एक ही साइड, डबल बॉन्ड के कार्बन के एक ही कार्बन पे आपका सिमिलर ग्रुप नहीं होना चाहिए था। अगर सिमिलर ग्रुप है तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। स्टीरियो देख लेते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब आपका एक कायरल कार्बन होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर कायरल कार्बन की बात करें तो यहाँ पे बाकी जो बच गया है बॉन्ड आप हाइड्रोजन से भर दीजिए। तो 1 2 3 4 ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। ये एक ही टाइप का ग्रुप नहीं होना चाहिए। यहाँ भी ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। यहाँ पे 3 ही है, यहाँ पे नहीं होगा, ये अलग है, ये अलग है। अब यहाँ पे क्या है कि 4 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, और नहीं तो अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो यहाँ भी नहीं है। आप दूसरी ओर देखें तो यहाँ भी 2 सिमिलर हाइड्रोजन, यहाँ पे तो ये होगा ही नहीं। यहाँ पे मतलब इसमें ना तो आपका कोई कायरल कार्बन है, कायरल सेंटर है, तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, और चूंकि डबल बॉन्ड के एक साइड सिमिलर ग्रुप लगा हुआ है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी शो नहीं करेगा। समझ में आया? तो आंसर तो यही हो गया, पहला ही वाला आंसर हो गया। लेकिन हम लोग थोड़ा सा और आगे 1 2 क्वेश्चन को और कर लेते हैं यहाँ पे।
कि अगर बी ऑप्शन की बात करें तो हेक्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 की बात करें तब 3 पे इन है, 3 पे इन है, 3 4 डाई मिथाइल, 3 और 4 डाई मिथाइल, यहाँ पे कार्बन कार्बन, ठीक है। अब देखिए डबल बॉन्ड के अलोंग एक कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप है, दो अलग अलग ग्रुप है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ऑलरेडी यहाँ लिख रहा है डज नॉट शो, तो ये कर रहा है ज्योमेट्रिकल। यहाँ क्या बोला है स्टीरियो, स्टीरियो मतलब या तो ज्योमेट्रिकल और नहीं तो ऑप्टिकल, दोनों में से कोई शो कर रहा है। यहाँ पूछ रहा है नहीं शो कर रहा है, आंसर हो गया हमारा। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है मतलब जाहिर सी बात है शो तो कर ही रहा होगा आगे जाके, ठीक है। अब ऑप्टिकल हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर देख लें तो हेक्स 1 इन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गया। हेक्स 1 इन, एक पे इन है, और आपका फिर क्या है 3 मिथाइल, 3 आपका मिथाइल है, 3 पे आपका क्या है मिथाइल है। अब देखिए अब यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो कार्बन के एक ही पोजीशन पे आपका ये दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो डबल बॉन्ड के अलोंग कोई भी कार्बन हो उस पर सिमिलर ग्रुप नहीं होना चाहिए, तो यहाँ सिमिलर ग्रुप है मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो ऑप्टिकल देख लेते हैं, ऑप्टिकल देख लें तो यहाँ अगर इस सेंटर की बात करें, इस सेंटर की बात करें तो यहाँ पे क्या जुड़ा रहेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये अलग ग्रुप है एक कार्बन का, ये 2 कार्बन का और ये 3 कार्बन का, मतलब चारों ग्रुप क्या है अलग अलग है, एक कार्बन कार्बन मिल गया, मतलब ये स्टीरियो मतलब ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो या तो ज्योमेट्रिकल नहीं तो ऑप्टिकल शो करना चाहिए, ये करेगा। उसी तरह से यहाँ पे इसको भी देख लेंगे, मतलब हमारा आंसर से हमको मतलब नहीं रखना है, आप आंसर के अलावा भी और ऑप्शन जो दिया हुआ है उस पर वर्क करें, आपको अच्छा होगा। 3 4 5 क्वेश्चन आपको लगेगा स्टार्टिंग में कि हमारा टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन जब आपका स्पीड बढ़ेगा आप देखते होंगे कि दूसरे बच्चे जो है ना आपसे ज़्यादा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बना पा रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग में समय दिए तो अब उनको कम समय लग रहा है, आप स्टार्टिंग में भी कम दिए और अब सोच रहे हैं कि हमको और कम लगे, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट रेजोनेंस, कौन सा इसमें से कंपाउंड है जिसमें रेजोनेंस शो नहीं करेगा। तो रेजोनेंस का जो रूल्स है कि आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए और उसके साथ एक लोन पेयर भी होना चाहिए अल्टरनेटिव फॉर्म में, या डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए अल्टरनेट फॉर्म पे, ठीक है, कंसिक्यूटिवली अल्टरनेट मतलब गैप के साथ एडजेसेंट पे होना चाहिए ताकि आप उसका डीलोकलाइजेशन हो सके। तो यहाँ पे हम रेजोनेंस देखेंगे। अब ये तो होता ही इसमें रेजोनेंस, इसमें तो कहने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बेंजीन है तो ये यहाँ या यहाँ डीलोकलाइजेशन तो होता है, तो एटलीस्ट ये तो नहीं होगा आंसर, ठीक है। तो अब ये तीनों बचा, इन तीनों को अगर स्ट्रक्चर को आप देखें ध्यान से देखें तो थोड़ा सा अच्छे से अगर कर लें 1 2 और आपका यहाँ पे अगर हम 3 करें, ठीक है, इस तरह से ये बीच में जुड़ा हुआ है तो आप इसको इस तरह से जोड़ दें ऐसे, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहेगा। अब अल्टरनेट पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, तो ये रेजोनेंस शो करेगा। क्यों? ये बॉन्ड मान लेते हैं यहाँ चला जाएगा और ये जो है ये जो लोन पेयर है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आके डबल बॉन्ड बना लेगा। समझ में आया? तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसा करके यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे और इस पर माइनस, और ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। बाद में ये फिर से यहाँ आके और ये फिर से जो इसका बॉन्ड है वो यहाँ पे आके इस तरह से, तो ये रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस को डिटेल में समझने के लिए ऑलरेडी आप वीडियो जाके देख सकते हैं, बस यहाँ जानिए कि लोन पेयर और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है तो रेजोनेंस होगा, तो ये तो होगा, ये तो ऑलरेडी ये तो कहना ही नहीं है कि नहीं होगा। तब है इसकी बात कर लें तो इसको अगर हम लोग बनाना चाहें तो 1 2 3 डबल बॉन्ड 1 2 और यहाँ पे NH2 है, अमाइन है, अमाइन लगा हुआ है तो लोन पेयर है, लेकिन डबल बॉन्ड है लोन पेयर है, लेकिन ये एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं है, यहाँ से ये यहाँ आएगा भी तो यहाँ पे गैप हो गया, अब इसके कारण ये इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। तो आंसर तो आपका यही हो गया, यही हो गया आंसर, ठीक है, सबको टिक नहीं लगाना है, मतलब यहाँ पे आंसर के हिसाब से कि यहाँ पे ये डज नॉट शो, तो आंसर ये हो गया आपका, ठीक है, जो शो नहीं करेगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ देख लीजिए 1 2 3 और ये डबल बॉन्ड O और ये आपका NH2। अब देखिए डबल बॉन्ड और लोन पेयर एडजेसेंट पोजीशन पे है, तब क्या है ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, ये रेजोनेंस शो करेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे एक चीज़ गौर करेंगे कि आप प्रीवियस ईयर जब बनाना शुरू करेंगे
आप अभी हम 4-5 मुश्किल से 10 क्वेश्चन भी नहीं बताए हैं। आपका नॉमेनक्लेचर भी कवर कर रहा है, रेजोनेंस भी कवर कर रहा है, आपका आइसोमेरिज्म भी कवर कर रहा है, स्टीरियो ऑप्टिकल वो भी कवर कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन भी कवर कर रहा है। मतलब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कम होते हैं चैप्टर्स में, आपके सेक्शन में, चूंकि 25 क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, लेकिन बनाना है 30 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपका पोर्शन एक चैप्टर के किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछेगा ये नहीं पता। तो इसलिए इस लिहाज से जो है ना, आपको एक चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, उसके हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि आपके शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आ जाए ये नहीं पता। कम क्वेश्चन है, एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन बन रहा है, एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन किस पोर्शन से आ जाएगा ये नहीं पता। तो इसके लिहाज से आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए आप सारा पढ़ेंगे और इस तरह से सब तैयार करेंगे। अगले वीडियो में हम जो मिलेंगे तो PYQ करेंगे जेईई मेंस के किसी और टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।